स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: आकाश में भरने वाले विचित्र पक्षी। काला तूफान एक विशाल वस्तु में बदल गया था। ऐसा लगा जैसे यह टीम के ठीक सामने हो। कुछ टूटी फूटी संरचनाओं को पार करने के बाद आदर्श ने देखा कि प्राचीन खंडरों में केवल पुरानी चट्टानों का एक समूह था। बिजली से घिरे मनमोहक बवंडर के अलावा और कुछ नहीं था। सूखी घास और चट्टानें लेकर पीली धूल हवा में उड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज हवा उन्हें केंद्र में बवंडर की ओर खींच रही थी। ब्यूफोर्ट पैमाने पर हवा का बल लगभग 8 था। टीम अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही। आदर्श ने सेंसोर्ब को बाहर निकाला और प्रकाश को तूफान के केंद्र की ओर इशारा करते हुए देखा। क्या यह चीज मुझे मार डालने की कोशिश कर रही है? उसने तुरंत कहा। हवा और लाइटनिंग की ताकत सुपर स्पेल के बराबर थी। उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना खुद को मारने के समान था। आदर्श के लिए सिर्फ एसेंसोर्ब को भरने के लिए खुद को मार डालने का कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि आसपास कुछ है। चलो इस जगह को छोड़ दे, जितेंद्र ने एक बार फिर भयभीत आवाज में कहा। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि आपके इतने सख्त और भरे हुए शरीर का क्या मतलब है, रेणु ने मजाक उड़ाया। टीम की तूफान के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि बिजली से घिरे शानदार बवंडर के अलावा जांच करने लायक कुछ भी नहीं था। कोई प्राचीन खजाना नहीं, तत्वों की कोई असामान्य उपस्थिति नहीं, खजाने की रक्षा करने वाले कोई डीमन प्राणी का संकेत भी नहीं। जब खजाने की बात आती थी तो डीमन प्राणी काफी व्यवहारिक होते थे। यदि क्षेत्र में वास्तव में और कुछ नहीं होता तो यह अत्यंत निराशा होती। आधे दिन तक इधर उधर खोजने के बाद टीम ने पुष्टि की कि प्राचीन खंडरों में केवल टूटी हुई चट्टानों का एक गुच्छा था। मेघना को कुछ पत्थर के खंभों पर कुछ दिलचस्प रन मिले, लेकिन बाकी खाली हाथ लौट आए। धिक्कार है, यहां आने के लिए इतना प्रयास करने के बाद भी कोई मैजिक इक्विपमेंट नहीं। वो कौन था जिसने कहा था कि यह स्थान एक अज्ञात क्षेत्र है? आहन ने कहा। यह समय की बर्बादी है। मैंने तुमसे कहा था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था, जितेंद्र ने कहा। आइए आराम करें और कल फिर से खोजें। अगर वास्तव में कुछ नहीं है तो हमें वापस अपना रास्ता बनाना होगा, मेघना ने कहा। आदर्श ज्यादा परेशान नहीं था। उसे साहसिक कार्यों के लिए लूटी गई अपनी लूट मौलिक क्रिस्टल का एक टुकड़ा मिला। जहां तक उस चीज की बात है जो एसेंसोर्ब तूफान के अंदर की ओर इशारा कर रहा था, आदर्श ने बस यह दिखावा किया कि उसने इसे नहीं देखा है। तेज हवा और डरावनी बिजली एक राक्षस के पंजे की तरह थी, जो किसी भी व्यक्ति के बहुत करीब आने पर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती थी। आदर्श ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही टीम आराम करने लगी, वह कल्टीवेशन करने लगा और अपने शैडो एलिमेंट पर नियंत्रण का प्रयास करने लगा। 343 तारे अभी भी जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आलसी व्यक्ति संभवतः पूरा कर सके। यहाँ समय का महत्व था। अपनी आंखें बंद करते हुए आदर्श एक विशाल चट्टान के सामने झुक गया। उनका ध्यान शैडो एलिमेंट आकाश गंगा में प्रवेश कर गया। डार्क गैलेक्सी आवश्यक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन रहस्यों से भरी हुई थी, और निश्चित रूप से इसमें बहुत सी चीजें थी जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। आदर्श इससे जितना अधिक परिचित होगा शैडो एलिमेंट पर, उसका नियंत्रण उतना ही बेहतर होगा। मुझे पहले शैडो एलिमेंट के स्टारों को बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पास काफी कुछ है। जब ब्लैक पेंडेंट फॉरबिडन मून रॉक डिमनो को मार रहा था तो उसने पर्याप्त सोल एसेंस एकत्र कर लिए थे। आदर्श अब शैडो एलिमेंट के 49 स्टारों को बढ़ाने में सक्षम था, जिससे उसे 4th लेवल के विशालकाय शैडो स्पाइक्स तक पहुंच मिल सके। प्रक्रिया काफी सहज थी। आदर्श के मन में 4th लेवल के विशालकाय शैडो स्पाइक के प्रभावों को आजमाने की इच्छा थी। अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि उसे प्राचीन खंडरों में एक भी प्राणी नहीं मिला, इसके अलावा उनका शैडो एलिमेंट भी हाल ही में एडवांस लेवल पर पहुंच गया था। उसने अभी भी इसे आजमाया नहीं था। अचानक आकाश में ऊपर से गड़गड़ाहट जैसी तीव्र चीखें सुनाई दी। शुरुआत में केवल कुछ ही थे, लेकिन जल्द ही बहुत सारी गूंजें इसमें शामिल होगी। यह इतना शोर था कि आदर्श अब ध्यान नहीं लगा सका। उसकी आंखें खुल गई और उसने आकाश की ओर देखा। सूरज डूबने का लगभग समय हो गया था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी ने स्वच्छ आकाश को लाल रंग में रंग दिया।
पश्चिम का आकाश नारंगी और लाल रंग का सुंदर मिश्रण था। शुरुआत में जमीन और दीवारें नारंगी रंग की थी, इसलिए जैसे ही सूरज डूब रहा था वे आसमान के रंग से पूरी तरह मेल खाते थे। हालांकि नारंगी और लाल रंग की इस विशाल पेंटिंग के साथ बहुत सारे बिन बुनाए मेहमान आए। उनके शरीर हरे रंग के समान थे, लेकिन पंख बिल्कुल नीले थे। उनके पंखों पर लगे पंख अविश्वसनीय रूप से सघन और सुंदर थे। जब वे झुंड में उड़ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हरे बादल और नीले आवरण धीरे धीरे आकाश को ढक रहे हो। वे धीरे धीरे टीम के स्थान के पास पहुंच रहे थे। धिक्कार है, यह फिर से वे है। इस बार तो इनकी संख्या और भी अधिक है, जियांग चिल्लाया। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं कि अन्य डीमन प्राणियों ने उन्हें बस इसी तरह अपने क्षेत्र में उड़ने दिया। आहन ने अपने फेफड़ों के टॉप पर चिल्लाते हुए कहा। हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। देखो यह जगह कितनी विशाल है, वहां कोई कवर ही नहीं है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? सूर्य ने कहा। उनकी चीखें सुनकर आदर्श पूरी तरह से हैरान हो गया। आखिर हो क्या रहा है? आकाश में अचानक इतने सारे विचित्र पक्षी क्यों दिखाई देने लगते हैं? किसी तरह आदर्श पक्षी से पूरी तरह से अपरिचित नहीं था, क्योंकि उसने आकाश में पक्षियों की तुलना में बहुत बड़े पक्षी का सामना किया था, जिसने उसकी उड़ान के रास्ते में अतिक्रमण किया था और लगभग एक दुखद उड़ान दुर्घटना का कारण बना था। मेरे स्वर्ग, वे भी इसी दिशा में आ रहे हैं। यहां भी ऐसा ही बकवास, हमें घेर लिया गया है। आदर्श ने आकाश की ओर देखा और देखा कि हर दिशा हरे शरीर और नीले पंखों वाले अजीब पक्षियों से भरी हुई थी। यदि वे एक समूह के रूप में प्रवास कर रहे थे तो आदर्श उन्हें बस आकाश में जोड़े गए कुछ रंगों के रूप में मानेंगे। हालांकि उनके उड़ान पथ को देखते हुए पक्षी स्पष्ट रूप से उनकी ओर बढ़ रहे थे। धिक्कार है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ? आदर्श ने कहा। अजीब पक्षियों की संख्या बेहद चौंकाने वाली थी। उनमें से 10 नहीं तो कम से कम 8000 थे। यह डीमन प्राणियों की सेना जितनी विशाल थी, हालांकि आदर्श ने पहले कुछ बेहतरीन चीजें देखी थी, लेकिन वह इतनी महाकाव्य चीज को इतनी बार देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा डरावना था। लगभग 1 महीने पहले हम पेरू पहुंचे थे। हम लापरवाही से उस जगह में घुस गए जिसे स्थानीय लोग निषिद्ध भूमि कहते थे। तब से ये अजीब पक्षी हम पर चुपके से हमला करते रहते हैं। शुरुआत में उनमें से केवल कुछ दर्जन ही थे, इसलिए हम उन्हें आसानी से खत्म करने में कामयाब रहे। फिर यह संख्या बढ़कर कुछ 100 हो गई और हम उनसे छुटकारा पाने में भी कामयाब रहे। उसके बाद जब हम एक शहर में थे, अजीब पक्षी अभी भी हमारे पीछे आते थे और शहर की सुरक्षा द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। इसने एक नारंगी चेतावनी जारी कर दी। उसके बाद ओह, अब यही हो रहा है, आहन ने आदर्श को समझाया। शब्द सुनकर आदर्श का चेहरा काला पड़ गया। उसकी किस्मत कैसी थी? टीम को केवल कुछ 10, कुछ 100, कुछ 1000 का ही सामना करना पड़ा था, और फिर भी जैसे ही वो टीम में शामिल हुआ, उनमें से लगभग 10,000 हो गए। वे शहर से बहुत दूर थे। पक्षियों से छुटकारा पाने के लिए शहर की सुरक्षा पर भरोसा करना असंभव था। उनकी संख्या लगभग 10,000 थी और ये अजीब पक्षी कमजोर भी नहीं लग रहे थे। उनके पास केवल लगभग 10 लोग थे और एक ही अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। यदि वे पक्षियों की इतनी बड़ी सेना को संभाल सके तो यह एक चमत्कार होगा। आप में से पहले किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? आदर्श ने मांग की। आपने पूछा नहीं, इसके अलावा हमने गंभीरता से सोचा कि पिछला हमला आखिरी था। किसने सोचा होगा? हे भगवान, हमने क्या गलती की है? हमें इन चीजों को से पीछा छुड़ाना पड़ा। आहन चिल्लाया। अब क्या करे? कोई एक योजना सोचे। भले ही हम जमीन खोदे, मुझे यकीन है कि वे हमें खोद कर निकाल लेंगे। आसपास कोई आश्रय नहीं है, हम सब मरने वाले हैं। जितेंद्र फिर चिल्लाया। अजीब पक्षी धीरे धीरे करीब आते गए। वे टीम पर बादलों की तरह मंडरा रहे थे। आकाश में अनगिनत प्राणियों को देखकर आदर्श को अविश्वसनीय रूप से झुंझलाहट महसूस हुई। यह सच था कि उसने शिकायत की थी कि उसके 4th लेवल के विशालकाय शैडो स्पाइस और एडवांस लेवल शैडो एलिमेंट को आजमाने के लिए पास में कोई डीमन जीव नहीं था। फिर भी क्या भगवान इतने पागल थे कि उसके पीछे डीमन प्राणियों की एक सेना भेजते? वेद की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसे भी भरोसा नहीं था कि वह घात से बच पाएगी। सच तो यह है कि टीम के पास हजारों अजीब पक्षियों को हराने का कोई मौका नहीं था। वे केवल शहर की सुरक्षा की मदद से जीवित रहने में कामयाब रहे। अब हम क्या कर सकते हैं?
मेघना के पास विचार पूरी तरह खत्म हो चुके थे। उसने असहाय होकर वेद की ओर देखा। अगर मैं आपको अजीब पक्षियों की सेना से लड़ने या तूफान में प्रवेश करने के बीच चयन करने दूं तो आप किसे चुनेंगे? वेद ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। कैप्टन, क्या आप पागल हो गए हैं? यह तूफान और बिजली सुपर लेवल की तरह शक्तिशाली है। अगर हम अंदर गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, रेणु चिल्लाई। हम इसके बहुत अंदर नहीं जाएंगे। सच कहूं तो हमें ऐसी दूरी तक पहुंचना है जहां हम अभी भी तूफान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन पक्षी नहीं। यह एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं अब सोच सकता हूं। यदि आप नहीं चाहते कि पक्षी आपको 5 मिनट में टुकड़े टुकड़े कर दे तो बस तूफान में मेरे पीछे आइए, वेद ने कहा। दूसरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसा कि वेद ने उल्लेख किया था, तूफान अनिश्चितताओं से भरा था, लेकिन अगर उन्होंने पक्षियों की सेना में रहने और लड़ने का फैसला किया तो निश्चित रूप से वे मर जाएंगे। तूफान की ओर बढ़ते समय जियांग ने देखा कि आदर्श की अभिव्यक्ति सुस्त थी, जैसे कि उसे लेटे हुए लात मारी गई हो। वह यह पूछे बिना नहीं रह सका। क्या आप सोच रहे हैं कि आपके लिए घाटी में वापस जाना बेहतर होगा? जा मर। यह वो घोंसला है जिसे तुम लोगों ने खोदा था। मुझे तुम्हारे साथ कष्ट क्यों सहना पड़ेगा? आदर्श ने श्राप दिया। आप पक्षियों को यह बताने का प्रयास कर सकते हैं आप हमारे साथ नहीं हैं, और देखेंगे क्या वे आपको जाने देने के लिए पर्याप्त दयालु है, आहन ने कहा। अंत में टीम के पास तूफान में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि आदर्श को वास्तव में कुछ करने के लिए मजबूर किए जाने की भावना से नफरत थी। वो हमेशा सोचता था कि मजबूत होने का मतलब उसे चुनने की शक्ति देना है। वह किसी ऐसी चीज के लिए मना कर सकता है जिसे वह खतरनाक समझता था और करने को तैयार नहीं था। वह उन चीजों से बहादुरी से लड़ सकता था जिनसे वह असहमत था, बजाय इसके कि बिना किसी गरिमा की भावना के उसका पीछा किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जब उसका जीवन खतरे में था तो गरिमा बिल्कुल सत्य निष्ठा की तरह थी, जिसे वह किसी भी समय फेंक सकता था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल एडवांस शैडो स्पेल निक्स शासन। बिजली की किरणें आदर्श के सिर के 20 मीटर से भी कम ऊपर हवा में तेजी से उठी और उस पदचिन्ह पर गिरी जिसे वह अभी पीछे छोड़ गया था। पदचिन्ह के आसपास का क्षेत्र तुरंत काला हो गया। उसमें से नीला धुआं उठने लगा। हवा इतनी तेज थी कि उसका चेहरा ऐसे दर्द कर रहा था मानो चाकू से काटा जा रहा हो। हवा ने उसके बालों की नोकें भी काट दी और उन्हें हवा में उड़ा दिया। सच कहूं तो आदर्श ने नहीं सोचा था कि तूफान में जाना एक शानदार विचार था। वे इतनी गहराई में आ गए थे कि अगर वे आगे बढ़ना भी बंद कर दे तो भी हवा उन्हें अब भी आगे खींच ले जाएगी। एकमात्र चीज जिसके लिए वह आभारी था वह यह थी कि एसेंस ओर्ब की रोशनी वास्तव में मजबूत हो रही थी, जिसका अर्थ था कि वह ऊर्जा के स्रोत के करीब पहुंच रहा था जो इसे भर सकता था। पक्षियों की चहचहाट और भी करीब महसूस हुई। तेज हवा की गड़गड़ाहट भी उनकी चीखों को छिपा ना सकी। जैसे ही वे धुंधले तूफान में गहराई तक गए, आदर्श ने देखा कि कई हरे रंग की आकृतियां उन पर गोता लगाते हुए हवा का विरोध करने के लिए अपने पंखों को जोर से पीट रही थी। पक्षियों के मन में उनके प्रति कितनी गहरी शिकायत थी कि वे उनका पीछा करने के लिए तूफान में घुसने को तैयार थे। युद्ध की तैयारी, वे चिल्लाया। क्या ये कुत्तिया के बच्चे अपने दिमाग से बाहर है? जो पक्षी कमजोर है वे इतनी दूर नहीं आ पाएंगे, जिसका अर्थ है कि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है, जियांग ने दावा किया। हालांकि जब जियांग की आवाज अभी भी तूफान में फैल रही थी, हरे शरीर वाले अजीब पक्षियों का एक बड़ा समूह सीधे उन पर गोता लगा रहा था। वे उग्र और फुर्तीले थे और वायु प्रवाह को नियंत्रित करना जानते थे। जीव टीम की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अलग मत होना, गठन बनाए रखना, मेघना ने आदेश दिया। तूफान में दृश्यता बेहद कम थी। बिजली के व्यवधान के कारण संचार उपकरण काम नहीं कर रहे थे। पक्षियों की तेज चीख और हवा की गड़गड़ाहट का सीधा सा मतलब यह था कि टीम केवल अपने फेफड़ों के टॉप पर चिल्लाकर ही बात कर सकती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मेघना एक साउंड मैजिशियन थी और आसानी से अपनी आवाज टीम तक पहुंचा सकती थी। गठन बनाए रखे और थोड़ा और गहराई तक जाए। उनमें से बहुत सारे हैं, हमारे पास यहाँ कोई मौका नहीं है, मेघना ने आदेश दिया। टीम ने तूफान में गहराई तक जाना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि तूफान एक सीमा बनाएगा और उन्हें पक्षियों से अलग कर देगा। दुर्भाग्य से अजीब पक्षी वायु प्रवाह को नियंत्रित करने में माहिर थे। वे लगातार टीम का पीछा करते रहे। आदर्श तुम्हारे पीछे, सावधान,
मेघना ने अपनी जागरूकता जारी की और आसपास की बातें सुनी। हवा में दृश्यता बहुत कम थी। टीम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकी। वे केवल मेघना के आदेशों पर भरोसा कर सकते थे। आदर्श ने पीछे मुड़कर देखा और हरे शरीर और नीले पंखों वाले 5 अजीब पक्षियों को जमीन से करीब उड़ते देखा। जैसे भी आदर्श के पास आ रहे थे, उन्होंने अपने तेज पंजे बढ़ाए और उसे हवा में उठाने की कोशिश की। हवा में कई अजीब पक्षियों ने पहले से ही अपने सर्विस्ट रख दिए थे और अपने चाकू और कांटे पकड़ रखे थे। मनुष्यों को हवा में उठाए जाने के बाद वे एक भव्य भोजन का आनंद लेने के लिए तैयार थे। मुझे अपने लक्ष्यों के रूप में चुनते हुए क्या तुमने मेरी सुइयों से अनुमति मांगी है? आदर्श ने अपनी उंगलियां फैला दी। शैडो एलिमेंट की उपस्थिति उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती रही। आदर्श की उंगलियों के बीच जेब के आकार की तलवारों के रूप में विशालकाय शैडो स्पाइक्स दिखाई दिए। जब वे आदर्श की उंगलियों के बीच थे तो वे सुइयों की तरह पतले थे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रत्येक तलवार तुरंत कुल मिलाकर 12 में विभाजित हो गई। जैसे तेजी से एक काले तार स्टार्स पैटर्न का निर्माण हुआ। 5 अजीब पक्षी अपने आने वाले भोजन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें जमीन पर विशालकाय शैडो स्पाइक का जाल नजर ही नहीं आया। जैसे ही वे विशालकाय शैडो स्पाइक स्टार फॉर्मेशन के ऊपर से गुजरे, कई विशाल शैडो स्पाइक्स उभरकर सामने आए और पक्षियों की परछाइयों में कीलें ठोक दी। साथ ही एक मजबूत बंधनकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें स्टार संरचना के ठीक उपस्थित कर दिया गया। 4th लेवल विशाल शैडो स्पाइक्स, शानदार! आदर्श की हरकत देखकर आहान चिल्लाए बिना नहीं रह सका। एक फ्यूरदाई के रूप में आहान को हमेशा शर्मिंदगी होती थी जब भी वह देखता था कि आदर्श एक सामान्य व्यक्ति होने के बावजूद कितना साधन संपन्न था। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उस व्यक्ति ने अपने सभी इंटरमीडिएट स्पीलों को भी एडवांस कर लिया था। आदर्श मुस्कुराया। वह महसूस कर सकता था कि उसका शैडो एलिमेंट पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील था। अजीब पक्षियों का ध्यान आकर्षित करने में मेरी मदद करें, मैं उन्हें एक बड़ा पक्षी बना दूंगा, आदर्श ने आहान को बताया। आग से मत खेलो, मुझ पर भरोसा करो। आहान ने आदर्श के निर्देशों का पालन किया। उसने पक्षियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आहान को डिफेंस पीलों से ढेर कर दिया गया, जहां तक कि जब 10 से अधिक पक्षी उसे घेर रहे थे और कई राउंड उस पर तक अटैक कर रहे थे, तभी वह पूरी तरह से सुरक्षित था। गिरती किरणें, आहान ने हल्के तीरों को नियंत्रित किया और उन्हें निडर होकर सभी दिशाओं में चलाया। वहां बहुत सारे हल्के तीर थे, इसलिए भले ही वह जानबूझकर पक्षियों पर निशाना नहीं साध रहा था, फिर भी वह पक्षियों का ध्यान आकर्षित कर सकता था, जैसा कि उसने सोचा था। गिरती हुई किरणें बहुत अधिक बिखरी हुई थी और उसने उनमें से केवल कुछ को ही मार डाला था। हालांकि उनमें से एक बड़ा समूह उसकी ओर उड़ने लगा। उनके पंखों से लगभग पूरा आकाश भर गया। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही पक्षियों को आकर्षित कर लिया है? आहान ने आत्मविश्वास खोना शुरू कर दिया। गिरती किरणों ने तुरंत ही 100 से अधिक अजीब पक्षियों को उसकी ओर आकर्षित कर लिया था। आहान को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मधुमक्खी के छत्ते में छेद कर दिया हो। यह कैसे पर्याप्त है? आदर्श संतुष्ट नहीं था। इस बीच रेणु, जो उन दोनों के करीब थी, सामने आई। जब उसने आदर्श और आहान को पक्षियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते देखा तो उसने तुरंत एक चालाक मुस्कान दिखाई और आकर्षित ढंग से कहा, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह काफी सरल नहीं है? रेणु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक लहर तेजी से फैला दी। स्पिरिट रिपल एनरेज। मानसिक तत्वों में नीली लहर का मतलब शांत करना था, जबकि लाल लहर क्रोध और क्रोध का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे ही लाल चमक दूर तक फैली, जो पक्षी अपनी रचना में पीछे रह रहे थे वे अचानक अपने निर्दिष्ट स्थानों को छोड़ गए। उनकी आंखें स्पिरिट रिपल द्वारा लाल रंग में रंग गई। एक बड़ी संख्या ने तुरंत आहान की जमकर आलोचना की। केवल 1 मिनट से भी कम समय में आहान हरे शरीर, नीले पंख और पीले पंजे वाले अजीब पक्षियों के बवंडर से घिरा हुआ था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये पक्षी मछलियों के झुंड की तरह थे। वे कितने भी करीब थे, फिर भी वे एक दूसरे से नहीं टकराए। वे उग्रता पूर्वक आक्रमण कर रहे थे, फिर भी वे अपने स्थान यथावत बनाए रखने में सफल रहे। माय हेवंस, क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रही हो रेणु? आहान अपनी जगह पर फंस गया था। टीम संचार उपकरण से बहुत अधिक हस्तक्षेप के साथ आने वाली उसकी आवाज सुन सकती थी। क्या आप यही नहीं चाहते थे? रेणु हंसी।
वह टीम में सबसे शांत थी क्योंकि मानसिक तत्व ने उसे उन अजीब पक्षियों को शांत करने की अनुमति दी थी जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए रेणु सिर्फ एक हानि रहित छोटा प्राणी था। जब तक रेणु ने उन पर अटैक करने की पहल नहीं की वे उसे यूं ही छोड़ देंगे। आदर्श मेरी मदद करो। आहन को ना जाने कितनी अजीब पक्षियों की परतों ने निगल लिया था। एक के बाद एक डिफेंस पिल डाले गए। लाइट प्रोटेक्शन, वाटर बैरियर और लाइट स्केल आर्मर को एक नीली सीड द्वारा बढ़ाया गया था जिसने आहन के डिफेंस पिलों को सोल सीड्स वाले अन्य जादूगरों की तुलना में और भी अधिक मजबूत बना दिया था। मैं लगभग तैयार हूँ, बस थोड़ी देर और रुकिए। मैं पहली बार इसका उपयोग कर रहा हूँ इसलिए मैं अभी भी इससे परिचित नहीं हूँ, आदर्श ने कहा। आहन को रोना आ रहा था। पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं? क्या यह बेवकूफ सचमुच मुझे फंसा रहा है? यदि आप परिचित नहीं तो आपने एक एक करके पक्षियों को क्यों नहीं मारा? यह है नेक्स्ट शासन। आदर्श का शैडो एलिमेंट एडवांस स्पेल। ब्लैक स्टार कॉन्स्टलेशन आदर्श के चारों ओर मंडराता रहा। उसके हाथ मानो कोई छोटा सा पर्दा उठा रहे हो। गहरा काला पर्दा तेजी से आहन की स्थिति की ओर बढ़ा। अंधेरा काले झरने की तरह गिर रहा था। चूंकि यह जगह पर मंडरा रहा था इसलिए अजीब पक्षियों के पास उनकी भारी संख्या के बावजूद भागने का कोई मौका नहीं था। यह वैसा ही था जैसे रात होने पर सूरज का पीछा करने की कोशिश करना। अंधेरे ने क्षेत्र में प्रकाश के सभी स्रोतों को खत्म कर दिया। आहन को अंधेरे में अपनी उंगलियों को देखने में परेशानी हुई। इस बीच अजीब पक्षी अचानक एक दूसरे से टकराते हुए बिना सिर वाली मक्खियों में बदल गए। अंधेरे ने न केवल प्राणियों को अंधा कर दिया बल्कि इससे उन पर अत्यधिक भय भी उत्पन्न हो गया। पक्षी अंधेरे से दूर उड़ने की कोशिश करते हुए निराशा भरी चीखें निकाल रहे थे। हालांकि यह क्षेत्र एक भूल भुलैया जैसा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी दिशा बोध कितनी तेज या कितनी सटीक थी, फिर भी वे उसमें फंसे हुए थे। निक्स जाइंट शैडो स्पाइक्स, आप सभी को नमूनों में बदलने का समय आ गया है। आदर्श ने एक बार फिर काली ऊर्जा को उजागर किया। अनगिनत विशालकाय शैडो स्पाइक्स उसके चारों ओर दिखाई दिए और अंधेरे से भरे क्षेत्र में लगातार उड़ते रहे। विशालकाय शैडो स्पाइक्स का लक्ष्य अजीब पक्षियों को नहीं बनाना था। वे बस अंधेरे में प्रवेश कर गए और अपनी स्थिति में बने रहे। ऐसा लग रहा था विशालकाय शैडो स्पाइक्स बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे, लेकिन वे वास्तव में सभी पक्षियों को घेरते हुए एक विशाल त्रिआयामी विशाल शैडो स्पाइक स्टार फॉर्मेशन का निर्माण कर रहे थे। क्षेत्र के अंदर अंधेरी ऊर्जा बेतहाशा बढ़ रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी जगह रात के देवता के नियंत्रण में थी। जो भी प्राणी हिलने डुलने की कोशिश करता था उसे उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। रात का यह देवता आदर्श था जो एडवांस शैडो मैजिक कर रहा था। सभी अजीब पक्षी स्थित क्षेत्र में सैकड़ों विशालकाय शैडो स्पाइक सटीक रूप से उन पर गिरे। बहुत बढ़िया। आहन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी संरचना के अंदर जा सकता था। जब उसने देखा कि सभी पक्षी हवा में थूके हुए भोजन में बदल रहे हैं तो वह आश्चर्य से चिल्लाया, अंधेरे की शक्ति! उसने कभी नहीं सोचा था कि अंधेरे की शक्ति इतनी प्रभावशाली होगी। यह डीमन प्राणियों के एक पूरे समूह को सील करने में सक्षम थी, जैसे कि उसने उनके चारों ओर अंधेरे का एक पिंजरा बना दिया हो। नाइक्स शासन किसी भी शैडो स्पेल के प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम था। यह एक डोमेन के समान, हालांकि मेरा नियंत्रण अभी भी बहुत कमजोर है। मैं उन्हें बहुत लंबे समय तक अपनी जगह पर नहीं रख सकता। जल्दी करो और चले जाओ, मैं उन्हें एक ही सांस में मार डालूंगा, आदर्श ने कहा। वास्तव में आदर्श को यह शक्ति काफी आनंददायक लगी। इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने से पहले आदर्श के पास एकमात्र प्रभावी शैडो स्पेल फ्लाइंग शैडो था। यह खुद को बचाने के लिए मात्र आदर्श का एक उपाय था। वह विशाल शैडो स्पाइक पर भी अधिक भरोसा नहीं करता था क्योंकि वह आमतौर पर अपने दुश्मन को मार डालता था यदि वह अधिक शक्तिशाली होता, और यदि वह उन्हें हरा नहीं पाता तो अपनी जान बचाने के लिए भागता था। हालांकि एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद निक्स शासन और 4th लेवल के विशालकाय शैडो स्पाइक सीधे एक विशाल स्थिर फॉर्मेशन बनाने में सक्षम थे। यह इतना शक्तिशाली था कि आदर्श भी आश्चर्यचकित रह गया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।